हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का लेक्चर नंबर 4 कंडक्ट करेंगे और साथियों इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो साथियों आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता है। तो साथियों जो सीड की जो क्लासेस आप पढ़ते हैं इसमें न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, उसके बाद फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। तो ये कह रहा है कि इसमें से किस कैटेगरी वाला कौन सी श्रेणी का बीज भारत में तैयार नहीं किया जाता है। तो साथियों इसमें ऑप्शन दिया गया है, प्रजनक बीज है, वो आधार बीज है, या पंजीकृत बीज है, या प्रमाणित बीज है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। आपका जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं, जो पंजीकृत बीज होते हैं, ये भारत में जो है इनको तैयार नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। जो रजिस्टर्ड सीड हैं ये भारत में तैयार नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं में आधार बीज उत्पादन हेतु तो न्यूनतम पृथक्करण यानी आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं। जब गेहूं में हम फाउंडेशन सीड तैयार करते हैं तो वहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है। साथ ही जैसे आपको पता है गेहूं जो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है दूरी रखने का कह सकते हैं कि आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें 50 मीटर है, या 400 मीटर है, 20 मीटर है और 3 मीटर है। तो आपका लास्ट जो ऑप्शन है आपका 3 मीटर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गेहूं में जो हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं फाउंडेशन सीड तैयार करने के लिए, वो 3 मीटर रखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला यानी आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर बॉइलिंग और मिलिंग जो क्रियाएं होती हैं ये किस फसल से संबंधित हैं। पर बॉइलिंग और मिलिंग जो क्रियाएं की जाती हैं किस क्रॉप में की जाती हैं। तो साथियों प्रश्न में ऑप्शंस दिए गए हैं। मक्का है, वो गेहूँ है, या धान है, या जौ है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा है आपका धान, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धान में पर बॉइलिंग और मिलिंग ये दो जो है आपका पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। सुनैना किस्म है। सुनैना एक वैरायटी यहाँ पर दी गई हुई है। तो ये कह रहा है कि ये जो सुनैना वैरायटी है किसकी है। तो ऑप्शंस दिया गया है कि धान की वैरायटी है, उड़द की है, या मोठ की है, या मूंग की है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ वो सही है। ये जो वैरायटी है सुनैना ये मूंग की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी रखी जाती है। तो साथियों जो 1 हेक्टेयर में हम बीटी कपास की पौधों की संख्या की बात करें तो वो रखी जाती है लगभग 10,000 पौधे। तो ऑप्शन नंबर का तीसरा सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 10,000 रखी जाती है। 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधों की संख्या रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। भारतीय अन्न भंडारण संस्थान यानी IIGS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेन स्टोरेज कह सकते हैं, भारतीय अन्न भंडारण संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये लखनऊ में है, कि कानपुर में है, नई दिल्ली में है, हापुड़ में है। तो मुझे लगता है बहुत सारे साथियों को पता होगा, ये हापुड़ में है। आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेन स्टोरेज है ये आपका जो है आपका हापुड़ में स्थित है। अन्न भंडारण जो संस्थान है ये आपका हापुड़ में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा में बालू, सिल्ट और मृतिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहा जाता है। तो जो सॉइल है, सॉइल में जो पाए जाते हैं सैंड होता है, उसके बाद सिल्ट होती है और क्ले होते हैं। तो सैंड, सिल्ट और क्ले की जो पार्टिकल्स हैं इनका एक निश्चित अनुपात होता है। तो इसे क्या कहा जाता है। क्या इसे सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या सॉइल टेक्सचर कहा जाता है, या सॉइल डेंसिटी कहते हैं, या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसे सॉइल टेक्सचर कहा जाता है, इसे आप हिंदी में कहते हैं मृदा कणाकार। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड का सही हो जाएगा। मृदा कणाकार आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो आपका जो सॉइल टेक्सचर इसे आप मृदा कणाकार कहते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉइल टेक्सचर। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व कितना पाया जाता है। तो साथियों जो मृदा का जो स्थूल घनत्व यानी आपका बल्क डेंसिटी होती है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 जो सही है। 1.33 से लेकर के 1.5 mg अपान या कह सकते हैं mg/m³ होता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 1.33 से लेकर के याद रखिएगा 1.33 से लेकर के 1.5 mg/³ ये आपका इसका स्थूल घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। सांद्रित आहार है यानी कंसनट्रेटेड जो राशन होते हैं, कंसनट्रेटेड राशन में क्रूड फाइबर और टोटल लाइफ न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा होती है ये पूछ रहा है। तो सांद्रित आहार होते हैं। तो साथ ही उसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसमें क्रूड फाइबर की मात्रा बताई जा रही है 18% से अधिक, और टोटल लाइफ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है आपका 60% से कम। ठीक है। सेकंड ऑप्शन बता रहा है क्रूड फाइबर जो है 18% से अधिक है, लेकिन टोटल लाइफ न्यूट्रिएंट्स जो है आपका 60% से क्या है ये भी आपका 60% से अधिक है। नेक्स्ट अगले वाले में बता रहा है क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम है, और टोटल लाइफ न्यूट्रिएंट्स जो है आपका ये भी आपका 60% से कम है।
फिर कह रहा है क्रूड फाइबर की जो क्रूड फाइबर की जो मात्रा है जो है 18% से कम है, और ये जो आपका टोटल लाइफ न्यूट्रिएंट्स है इनकी जो मात्रा है आपका 60% से जो है आपका अधिक है। तो साथियों इस प्रश्न के उत्तर में जो है आप देखेंगे तो इसमें आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें बता रहा है क्रूड फाइबर की जो मात्रा है वो 18% से कम है, और टोटल लाइफ न्यूट्रिएंट्स जो है आपके वो आपके 60% से जो है आपका अधिक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, स्टीमिंग अप से क्या समझते हैं या स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य है। स्टीमिंग अप साथियों ये एक टर्म है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में आपने पढ़ा होगा। स्टीमिंग अप क्या है, तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टीमिंग अप दुग्ध उत्पादन में अतिरिक्त राशन की मात्रा बढ़ा देना, ये स्टीमिंग अप कहलाता है। या कह रहे हैं कि मांस उत्पादन पर अतिरिक्त राशन की मात्रा बढ़ाना स्टीमिंग अप कहलाता है। या गर्भित गाय गर्भित गाय है जो प्रेग्नेंट जो काऊ है उसको अतिरिक्त राशन की मात्रा दी जाए, ये स्टीमिंग अप है। या ऊन उत्पादन पर अतिरिक्त राशन की मात्रा को बढ़ा देना, इसे स्टीमिंग अप कहते हैं। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। एक जो गर्भित गाय है यानी जो प्रेग्नेंट जो है आपका जो काऊ है उसको राशन की मात्रा बढ़ा देना, ये स्टीमिंग अप कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, दुग्ध के स्राव को बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। जो काऊ है उसके सिक्रेशन मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन है पहला है आपका प्रोलैक्टिन, दूसरा है आपका सार्बिटोल, तीसरा है आपका स्टील बेस्टीरोल, और आपका लास्ट ऑप्शन है आपका गोनेडोट्रोपिन। तो साथियों इसमें पहला ही ऑप्शन सही है। प्रोलैक्टिन जो है आपका जो है ये जो एक प्रकार का जो हार्मोन है इसको दिया जाता है, प्रोलैक्टिन को दिया जाता है मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए जो है प्रोलैक्टिन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात को डिसबडिंग करने की उपयुक्त आयु क्या होती है। जो नवजात पशु होता है इसको डिसबडिंग करने की उपयुक्त आयु यानी जो प्रॉपर एज है वो कितनी होती है। तो कह रहे हैं जन्म से 15 दिन तक होती है, या जन्म से 15 से 30 दिन तक होती है, जन्म से 1 माह तक होती है, जन्म से 3 से लेकर के 10 दिन तक। तो साथियों उसमें ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वो करेक्ट ऑप्शन है। जन्म से लेकर के तीसरे दिन से लेकर के 10वें दिन तक आप डिसबडिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो इसमें कुछ ब्रीड्स दी गई हैं, तो इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सबसे ज़्यादा जो है दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन है पहला कि सिरोही है, कि बर्बरी है, या फिर आपका मारवाड़ी है, या जमुनापारी है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो लास्ट वाला है जमुनापारी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जमुनापारी जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अधिक दूध देने वाली नस्लों में जो है इस ऑप्शंस में जो दिए गए हैं उनमें लास्ट आपका ऑप्शन सही है, जमुनापारी आपके करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में या जीवाणु रोधी के रूप में काम में ली जाती है। तो मुझे लगता है कि आसान सा क्वेश्चन है और बहुत सारे साथियों को पता भी होगा इसका। पहला ही ऑप्शन सही है, फिनाइल जो है इसका उपयोग हम जो है एंटीबैक्टीरियल के रूप में करते हैं। फिनाइल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डॉकिंग की क्रिया किस पशु से संबंधित है। डॉकिंग क्या है साथियों, तो डॉकिंग में जो है क्या करते हैं, पशुओं की पूंछ को या फिर उनके कान को कटिंग की जाती है, मतलब जानबूझकर कट कर दिया जाता है, इसे डॉकिंग कहा जाता है। तो साथियों ये डॉकिंग की क्रिया किस पशु से संबंधित है, तो ये आपका भेड़ में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉकिंग की क्रिया मुख्य रूप से भेड़ से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, चूजों को एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना, ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो साथियों इसे कैनाबेलिज्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैनाबेलिज्म कहते हैं, ये आपका नरभक्षता कहते हैं इसे। ठीक है, नरभक्षता क्या, जैसे एक सेम ही स्पीसीज के पशुओं को घायल कर देना या उन्हें मार देना, इसे कैनाबेलिज्म कहते हैं। तो चोंच से जो है एक दूसरे को घायल करना या मारना जो है आपका, चूजों को एक दूसरे से चोंच मारकर घायल कर देना, ये कैनाबेलिज्म कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो कौन सा एनिमल है जिसके मिल्क में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो साथियों इसका ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन, भेड़। भेड़ में प्रोटीन की मात्रा जो है अन्य जो पशु हैं गाय, भैंस और बकरी जो दिए गए हैं ऑप्शन में, इनकी तुलना में भेड़ में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसेक्टोमी किससे संबंधित है। तो साथियों वैसेक्टोमी जो एक प्रकार की नसबंदी होती है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर का सेकंड दिया गया है कि पशुओं की नसबंदी करना, इसे वैसेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कॉर्बिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम है। तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे साथियों को पता भी होगा। स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका विटामिन सी का जो है कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम है उसका, वैज्ञानिक भाषा में उसे हम कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। बांझपन के लिए उत्तरदायी कौन सा विटामिन है। तो साथियों बांझपन के लिए जो उत्तरदायी विटामिन है, मुझे लगता है इस प्रश्न का भी उत्तर बहुत सारे साथियों को पता होगा। ऑप्शन लास्ट वाला जो चौथा ऑप्शन है आपका विटामिन ई,
ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बांझपन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो विटामिन है वो आपका विटामिन ई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी रोग जो है कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों वेरी वेरी जो रोग है आपका ये विटामिन B1 की कमी से होता है। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। B1 जो है आपका ऑप्शन है आपका जिसमें B1 लिखा हुआ है आपका सेकंड ऑप्शन, तो विटामिन B1 जो है इसकी कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है, स्किन डिजीज़ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो रोग है साथियों, जैसा कि आपने स्कॉर्बिक अम्ल का नाम सुना ही है, स्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? तो स्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है, तो उसी से बना है आपका स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों विटामिन सी की कमी से होता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो साथियों रक्त का थक्का बनाने के लिए जो संबंधित जो विटामिन है साथियों वो है आपका विटामिन के। तो कौन सा ऑप्शन है? तो लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है, विटामिन के के बारे में जो है लास्ट ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक जो विटामिन है विटामिन के है। अगला प्रश्न है, रिकेटस या पिजन चेस्ट कौन से विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस जो एक डिजीज़ है या पिजन चेस्ट खासकर कबूतरों में देखने को मिलता है, कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों ये हो जाता है आपका विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम इसका एक प्रमुख कारण होता है। रिकेटस या पिजन चेस्ट जो है ये विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला यानी विटामिन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए हैं 2002 में हुई थी, 2004 में, 2006 में, 2007 में। तो साथियों जो सेकंड ऑप्शन है 2004 वाला, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सन 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो साथियों ऑपरेशन फ्लड जो टर्म दिया गया है बाढ़, तो बाढ़ का मतलब ये दुग्ध क्रांति को इंडिकेट करता है, वाइट रेवोल्यूशन को इंडिकेट करता है, दुग्ध उत्पादन को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर का 4th आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? तो साथियों जो अभी आपने जिस ऊपर पढ़ा है उसी से रिलेटेड हैं ये वैज्ञानिक, वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन संबंधित हैं आपके ब्लू रिवोल्यूशन से, नहीं ब्राउन रिवोल्यूशन से, या वाइट रिवोल्यूशन से, या फिर गोल्डन रिवोल्यूशन से। तो साथियों जो ब्लू रिवोल्यूशन है आप जानते हैं मत्स्य मछली उत्पादन या कैसे मत्स्य पालन से संबंधित है। जो ब्राउन या भूरी है क्रांति, इसे हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, इस क्षेत्र से संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। जो श्वेत है वाइट रिवोल्यूशन, यह है आपका इसी से रिलेटेड है वर्गीज कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है गोल्डन रिवोल्यूशन, ये आपका जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, तीसरा उत्तर सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो श्वेत क्रांति है वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, नोरिन 10 जीन सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो ये जो जीन है नोरिन 10, इस जीन को किसने इवॉल्व किया था साथियों? तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे, इन्होंने जो है नोरिन 10 जीन को विकसित किया था। और क्वेश्चन नंबर 29 है, QPM किससे संबंधित है? तो साथियों QPM जिससे इसका पूरा नाम है क्वालिटी प्रोटीन मेज। तो क्वालिटी प्रोटीन मेज जो होते हैं ये किस क्वालिटी को लिए हो रहते हैं, यानी इनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? जो क्वालिटी प्रोटीन मेज हैं इनके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये जो क्वालिटी प्रोटीन मेज होते हैं ये आपके कीटरोधी मक्का होते हैं, या फिर सूखारोधी मक्का होते हैं, या प्रोटीन परिपूर्ण मक्का होते हैं, या शाकनाशी रोधी मक्का होते हैं। तो साथियों इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका तीसरा है, ये प्रोटीन परिपूर्ण मक्का होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन परिपूर्ण मक्का। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और साथियों ये है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसे आप येलो रेवोल्यूशन कहते हैं। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों नाम से इसकी क्लियर हो रहा है कि पीली क्रांति क्या है। तो साथियों फल उत्पादन से तो नहीं है, फल उत्पादन से हमारा क्या है गोल्डन रेवोल्यूशन। जेट्रोफा उत्पादन साथियों ये भी नहीं है, मसाला उत्पादन आपका ये भी नहीं है, तिलहन उत्पादन ये आपका ऑप्शन जो आपका चौथा है तिलहन उत्पादन, ये आपका पीली क्रांति से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का 4th करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट 30 MCQs टाइप के क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे आसानी से। और आपको अगर आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।